नमस्कार। पॉलिटी की लास्ट क्लास में हम सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार पढ़ रहे थे और इसको जो है संभवतः हमने 5 भागों में विभक्त किया था। इनका अगर हम संवैधानिक पृष्ठभूमि देखें तो हम इनको जो है संविधान के अनुच्छेदों में भी विभक्त करके पढ़ सकते हैं। सबसे पहला जो आरंभिक क्षेत्र है उसको हमने देखा कि वो मामले जो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में लाए जा सकते हैं, यानी कोई ऐसा विवाद जिसकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में की जा सके, वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट को ये शक्तियां दी गई हैं संविधान के द्वारा। ठीक है, संविधान ने तय किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है उसके अंतर्गत कौन कौन से विषय आएंगे और वो कौन से विषय होंगे जिनकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ कहाँ हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। तो उसी को हम पढ़ रहे थे। इसमें एक बहुत अच्छा फैक्ट हमने पढ़ा कि इस प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में अगर केंद्र और राज्यों के बीच कुछ विवाद हो जाता है, राज्य राज्यों के बीच कोई विवाद हो जाता है, तो उस विवाद की सुनवाई के लिए जो है कुछ शर्तें तय की गई हैं, जिसमें जो है राजनीतिक प्रकृति का अगर कोई विवाद है तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको प्राथमिकता नहीं दी है अपने अधिकार क्षेत्र में, है ना। तो ये सारे फैक्ट याद रखना। एक जो है इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जो है मैं आर्टिकल 138 और 140 के बारे में बात करना चाहूँगा। अनुच्छेद 138 और 140 दोनों में ही बात की गई है कि संविधान के द्वारा जो क्षेत्राधिकार दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट को, इसका विस्तार करने की शक्ति संसद में निहित है। ये जो है सिमिलर सी बातें हैं 138 की और 140 की। कौन सी बातें? कि अधिकार क्षेत्र में विस्तार करने की बात है। अगर हम 138 को पढ़ते हैं और किताबी भाषा की तरफ जाते हैं तो उसमें कहा गया है कि जो संघ सूची है उस पर केंद्र सरकार और राज्यों से तालमेल कर कर जो है, जो विस्तार है, आधिकारिक क्षेत्र है सुप्रीम कोर्ट का, उसे बढ़ा सकती है। वही बात 140 में भी पढ़ने को मिलती है कि संसद जो है विधि बनाकर कुछ ऐसी शक्तियां जो है दे सकती है सुप्रीम कोर्ट को जिनको प्रभावी ढंग से लागू कर सके, या किसी को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए जिन शक्ति की आवश्यकता अनिवार्य है सुप्रीम कोर्ट के लिए, ऐसी शक्तियों का निर्माण संसद कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट को दे सकता है। लेकिन इसमें एक फैक्ट याद करने लायक है कि क्षेत्राधिकार बढ़ा सकता है, आधिकारिक क्षेत्र को बढ़ा सकता है संसद, लेकिन कम नहीं कर सकता। तो इसको जो है याद रखना। अब हम एक बार रिवीजन करेंगे, यानी मैं एक बार वो जो है टेबल बनाऊंगा और उसमें जो है फिर हम आगे पढ़ेंगे अपीलीय क्षेत्राधिकार को, और इस टेबल को हम खत्म कर लेंगे। ये हमारा अंतिम चरण था सुप्रीम कोर्ट को समझने का, है ना। तो क्षेत्राधिकार खत्म हुआ, हमारा टॉपिक सुप्रीम कोर्ट से जो है खत्म हो जाएगा। ये बहुत सारे प्रावधान को समेटे हुए है जो सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते भी हैं। तो हम जो है हेडिंग लगाएंगे, हम लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार। इसका जो है, इसको हमने कितने भागों में विभक्त किया था? सबसे पहले जो है आरंभिक क्षेत्राधिकार था, वो मामले जिनकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार। तीसरा क्या है? तीसरा जो है आर्टिकल के अकॉर्डिंग चले, ऐसे लिख दें, ऐसे ही लिख देते हैं, चलो अभिलेख न्यायालय होना। नेक्स्ट पुनर्विलोकन। नेक्स्ट क्या होगा? सलाहकारी शक्ति भी निहित होती है। तो ये जो 5 प्रकार हैं ये क्षेत्राधिकार में पढ़े जाते हैं। इसको हमने पढ़ लिया था
और इसमें जो है आर्टिकल 131 को याद रखना। अगर हम बात करते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार की, तो इसमें जो है सबसे पहले संवैधानिक, कल हम पढ़ भी रहे थे, फिर उसके बाद दीवानी अपीलीय, फिर उसके बाद आपराधिक, और फिर विशेष अनुमति से अपील। ठीक है, तो हमने जो है सबसे पहला प्रकार पढ़ा था संवैधानिक। इसको जो है हमने पढ़ लिया था, लेकिन मैं एक बार इसमें से एक फैक्ट बताना चाहूँगा। ये जो अपीलीय है, अपीलीय में हम एक फैक्ट बढ़ा के लिख लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। इसके निर्णय को कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती। अपील कब होगी? अपील जब होगी जब कोई अधीनस्थ न्यायालय या हाई कोर्ट के द्वारा जो है किसी मामले पे डिसीजन दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट भारत के किसी भी न्यायालय की सुनवाई या किसी भी न्यायालय से जो मामला आएगा, जो अपील की जाएगी, उस पर सुनवाई कर सकता है। उसमें जो मामला था उस मामले की कानूनी जांच पुनः कर सकता है, और उसके प्रावधानों पर, उस मामले के प्रावधानों में जो प्रश्न है उनकी नई व्याख्या दे सकता है। जो अधीनस्थ न्यायालय या उच्च न्यायालय ने दी है उस व्याख्या को चेंज कर सकता है। और इसको याद रखना कि जो भी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट की होगी वो व्याख्या ही जो है संग्रहित कर ली जाएगी, रिकॉर्ड रखे जाएंगे, और उसको ही मानना होगा सभी न्यायालय को। तो भारत का सबसे बड़ा अपीलीय कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है। इसका कारण या इसका परिणाम ये निकल के आता है, सबसे बड़े अपीलीय होने का कारण परिणाम ये निकल के आता है कि इसने जो डिसीजन दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसको कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, संवैधानिक में हमने ये पढ़ा कि अगर सुप्रीम कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट जो है ये प्रमाणित कर दे कि कोई ऐसा विषय है या कोई ऐसा प्रश्न है या कोई संविधान की व्याख्या व्याख्या से संबंधित प्रश्न है, संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रश्न है, तो वो उसकी अपील कहाँ हो जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगी। दूसरा जो है, जो हाई कोर्ट ने जो किसी मामले पर अपना वक्तव्य दिया है या अपना डिसीजन दे दिया है, उस डिसीजन के खिलाफ या विरुद्ध अपील की जा सकती। मामला चाहे कोई भी हो, चाहे दीवानी मामला हो, चाहे आपराधिक मामला हो, या कोई अन्य विधिक मामला हो। अगर हाई कोर्ट ने किसी मामले पर सुनवाई की है और उस पर जजमेंट दे दिया है, तो उसको जो है चुनौती दी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। एक तो कारण ये, दूसरा कारण हो सकता है कि खुद हाई कोर्ट ये प्रमाणित करे कि संविधान की व्याख्या से संबंधित मामला है। तो संविधान की व्याख्या से संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो उसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट की ओर ही जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम इसका दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, दीवानी मामला। दीवानी मामले में जो है इसके भी दो ही कारण होते हैं। सबसे पहला, दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार। यदि हाई कोर्ट ये प्रमाणित कर दे कि कोई ऐसा मामला है जो संसद के कानून से संबंधित
जन सामान्य से जुड़ा है। कोई ऐसा मामला जो संसद के कानून से संबंधित है और जुड़ता किससे है? वो जन सामान्य से, सार्वजनिक हित से जुड़ता है वो, तो उसकी सुनवाई जो है कहाँ हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। दूसरा जो है, खुद हाई कोर्ट ये समझे कि मामला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, किसी मामले की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा व्याख्या करना अनिवार्य है। कोई ऐसा मामला है जिसकी व्याख्या जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही की जानी चाहिए, तो ऐसा मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, लेकिन प्रमाणिकता जो है ये हाई कोर्ट के द्वारा ही की जा रही है। ठीक है। उसके बाद जो है तीसरा प्रकार, सी प्रकार। सी जो है आपराधिक मामला है, क्रिमिनल है, और इसको जो है, इसको भी तीन भागों से ही समझ सकते हैं हम। आपराधिक, आपराधिक क्षेत्राधिकार। यदि कोई मामला जिसमें अधीनस्थ या सत्र न्यायालय, अधीनस्थ या सत्र न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को दोष मुक्त कर दिया गया हो, दोष मुक्त किया गया हो, लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा उसी मामले में उस व्यक्ति को मृत्युदंड या 10 वर्ष से अधिक की सजा दी गई हो। ये समझने वाली बात है, ये जो कि आपराधिक क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें वो अपील जाएगी जब किसी व्यक्ति को, जो सत्र, जो सेशन कोर्ट होते हैं उनके द्वारा जो है निर्दोष साबित कर दिया गया, मतलब निर्दोष माना गया हो। इस निर्दोष व्यक्ति का मामला जब हाई कोर्ट में चला, तो इस व्यक्ति को हाई कोर्ट के द्वारा या उच्च न्यायालय के द्वारा मृत्युदंड दे दिया गया हो या 10 वर्ष से अधिक कारावास दी गई हो, तो ऐसा मामला अब कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो इसका जो है पहली कंडीशन तो ये याद रखना, इसकी कंडीशन जो है फर्स्ट है ये। इसमें जो है दूसरा कंडीशन भी होगा, उसको और देखते हैं। ये आपराधिक का पहला कंडीशन था, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा कंडीशन कह रहा है, कोई मामला सत्र न्यायालय में जारी मामले को हाई कोर्ट द्वारा अपने यहां, कैसे लिखेंगे? बुला लिया गया हो, कैसे लिखेंगे? अपने यहां लाकर,
सुनवाई की गई हो तथा आरोपी को मृत्युदंड या 10 वर्ष से अधिक की सजा दे दी गई हो। देखो, किताबी भाषा से मैच ना होगा प्रावधान, मैच तो होगा, मतलब तो वही निकलता है। किताब जो है वो शुद्ध भाषा बोलती है, वो आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो मतलब यही निकलता है इसका दूसरा। इसका मतलब ये है कि कोई विवाद है और वो विवाद सेशन कोर्ट में चल रहा है, ये जिला कोर्ट में चल रहा है। अब चलती कार्यवाही में उस मामले को बीच में से ही जो है सुप्रीम हाई कोर्ट ने अपने यहाँ लाकर उस आरोपी को, उस मामले को मंगा लिया हो अपने यहाँ, सत्र न्यायालय में जारी मामले को अपने यहाँ मंगाकर संबंधित व्यक्ति को या आरोपी को मृत्युदंड या 10 वर्ष से अधिक की सजा दे दी गई हो, तो ऐसे मामले में भी अगर अपील करेंगे इस आरोपी के संबंधी, तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। तो इसका दूसरा। तीसरा जो है, तीसरा क्या कहता है? कोई ऐसा मामला जिसे हाई कोर्ट द्वारा प्रमाणित किया गया हो कि उससे संबंधित प्रावधान सुप्रीम कोर्ट में या उससे संबंधित, ऐसे लिखेंगे, कोई मामला जिसे हाई कोर्ट के द्वारा प्रमाणित किया गया हो कि उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्याख्या करना आवश्यक हो। कोई ऐसा विषय आ गया है हाई कोर्ट के सामने जिसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जानी अनिवार्य हो, तो उस मामले को भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ ट्रांसफर कर देगा। तो आपराधिक में जो है 3 तरह से हमने इसको पढ़ा। उसके बाद जो है विशेष अनुमति से अपील। ये तीसरा प्रकार, चौथा प्रकार होगा। हम इनको जो है आर्टिकल में भी विभक्त कर सकते हैं। जैसे जो संवैधानिक मामला है ये आर्टिकल 132 का विषय है, जो दीवानी मामला है अनुच्छेद 133 का विषय है, जो आपराधिक मामला है अनुच्छेद 134 का विषय है, और जो विशेष अनुमति से संबंधित मामला है अनुच्छेद 136 से संबंधित है। इनको जो है आप आर्टिकल से ही पढ़ सकते हो। जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है उसमें 4 आर्टिकल पढ़े जाएंगे। सबसे पहला आर्टिकल पढ़ा जाएगा आर्टिकल 132, जो संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। उसके बाद आर्टिकल 133 जो दीवानी मामले का जो क्षेत्राधिकार है उससे संबंधित है। फिर 134 को पढ़ा जाता है, वो आपराधिक या क्रिमिनल मामलों से संबंधित है। उसके बाद 134 ए भी इसमें पढ़ा जा सकता है, यानी जो हम अपील करते हैं, अपील के लिए जो प्रमाण पत्र है उसकी आवश्यकता होती है, उसका प्रावधान 134 ए में है। 134 ए को पढ़ा जाता है उसके लिए।
और 136 में विशेष अनुमति से अपील, इसको समझ लेते हैं। अभी जो है हमारा चौथा प्रकार ABCD है ना, डी, इसको विशेष अनुमति से, विशेष अनुमति से अपील। तो इसमें आप लिखो कि सुप्रीम कोर्ट देश के किसी भी न्यायालय में जारी मामले की अपील की अनुमति दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट देश के किसी न्यायालय में जारी मामले की अपील की स्वयं अनुमति दे सकता है, या स्वयं अपील की अनुमति दे सकता है, स्वयं और लिख लीजिए, मामले की स्वयं अपील। ये कट गया क्या? नहीं, कटना तो नहीं चाहिए। कोई बताएगा कि कट गया है उधर? नहीं कटा, ठीक है। तो अपील की अनुमति दे सकता है, मतलब देश का कोई भी न्यायालय, चाहे सेशन कोर्ट में कोई विवाद चल रहा है, या हाई कोर्ट में चल रहा है, या सब ऑर्डिनेट में चल रहा है, किसी भी न्यायालय में चल रहा है, कोई मामला है, उस मामले की सुनवाई से संबंधित स्वयं जो है संज्ञान में ले सकता है, उस मामले को अपील करने की अनुमति दे सकता है स्वयं से। ठीक है, तो ये जो है विशेष अनुमति आर्टिकल 136 में जो है इसको पढ़ते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, अभिलेख, आर्टिकल 129 को पढ़ लो जाकर। मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया है, बल्कि सेकंड लास्ट में पढ़ाया था शायद, नहीं लास्ट में पढ़ाया है। 129 कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में होगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णयों को संग्रहित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णयों को संग्रहित किया जाएगा। संग्रहित का मतलब क्या है? रिकॉर्ड बनाए जाएंगे, और ये जो रिकॉर्ड हैं, इन रिकॉर्ड के आधार पर ही जो अन्य न्यायालय है, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सेशन कोर्ट हो, जिला कोर्ट हो, ये जो है आधार बनाकर जजमेंट देंगे। अवहेलना नहीं कर सकते। अवहेलना का मतलब जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट ने जो है दहेज के संबंध में कोई विषय बना दिया, कोई कानून बना दिया, कुछ नियम बना दिए, या मृत्यु के संबंध में, चोरी के संबंध में कुछ बना दिया, या परिवहन से संबंधित बना दिया। अब परिवहन का कोई मामला जो है हाई कोर्ट में चल रहा है, तो हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन लिए गए हैं, जो जजमेंट दिया गया है, उसके आधार पर ही जजमेंट देते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि भाई जो है हाई कोर्ट अवमानना करे, क्योंकि भारत में एकात्मक प्रणाली है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया उसमें जो है कोई दो राय ही नहीं है कि भी सामने जो अधीनस्थ न्यायालय वो ना माने। ये तो एक समझाने वाली बात है कि जितने भी कोर्ट होंगे, न्यायालय होंगे भारत में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो जजमेंट है उनका संग्रहण किया जाएगा, उनको संग्रहित किया जाएगा, रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है,
और उसको आधार बनाकर जजमेंट दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लेना। इसी में जो है मैंने दूसरा पढ़ाया था, कंटेम्प्ट पढ़ाया था, यानी कोर्ट की अवमानना। मतलब कोई भी ये इसमें जो है दीवानी आपराधिक अवमानना दोनों तरह से आती है। कोई भी ऐसा जो है वक्तव्य, कोई ऐसी टिप्पणी, कोई ऐसा कार्य जो कोर्ट की गरिमा को धूमिल करता हो, कोर्ट की गरिमा के खिलाफ हो, तो उसमें जो है कोर्ट के द्वारा दंडित किया जा सकता है। आर्टिकल 129 मैंने पढ़ा दिया है ना, अभी भी पढ़ा दिया है, तो इसमें कुछ खास नहीं था क्वेश्चन, लेकिन आता है। इसके लिए मैंने आपको 1971 का जो है एक्ट भी पढ़ाया था, तो इसको याद कर लेना, हो जाएगा। उसके बाद जो है रिव्यू, पूर्णावलोकन या पुनर्विलोकन, पुनर्विलोकन, पूर्णावलोकन नहीं, पुनर्विलोकन। पुनर्विलोकन का मतलब क्या है, इसको जो है हम आर्टिकल 137 में पढ़ेंगे। हमने सारा जो है जितना भी क्षेत्राधिकार है उसका आर्टिकल आपको बता दिया हूं मैं। ठीक है, तो आर्टिकल के थ्रू ही पढ़ना इसको। ये जो आर्टिकल 137 है, ये कह रहा है कि न्यायालय द्वारा, कौन सी न्यायालय द्वारा, मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने दिए गए निर्णयों की पुनः जांच की जा सकती है, पुनः जांच की जा सकती है, की जा सकती है, और जरूरत पड़ने पर जो निर्णय दिए थे, निर्णय बदले भी जा सकते हैं। तभी तो हमारा जो है संविधान लचीला कहलाता है। इसका स्वरूप बहुत प्यारा है। कहने का मतलब ये है, ये जिद नहीं करता है, अहंकार की भावना नहीं है, समय के साथ बदल जाता है। कोई जजमेंट किसी समय पे दिया गया था, वो उस समय ठीक था, उस समय के अकॉर्डिंग ठीक था, लेकिन समय बदला तो जजमेंट की जो है समीक्षा की जा सकती है। मतलब ये धार की तरह प्रवाह, नदी के प्रवाह के साथ बहते हैं, जैसा मोड़ आया वैसे ही बह गए। अगर कठोर संविधान होता तो देश में कितनी बार संविधान टूटता। तो संविधान का लचीलापन जो है, संविधान संशोधन का हो जाना, ये सुप्रीम कोर्ट जो है खुद अपने जजमेंट बदलने की बात कर रहा है कि उस समय में कुछ परिस्थितियां रही होगी, इस समय में कुछ और हैं, तो बदल देते हैं। और ऐसा होता भी है, एक समय कुछ और परिस्थितियां हैं, बाद में कुछ और हो जाती है। तो आर्टिकल 137 जो है ये प्रावधान देता है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, उसके बाद जो है सलाहकारी, इसको पढ़ते हैं, और हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट के जो प्रावधान हैं, संभवतः सारे जो हैं हम कह सकते हैं कि पढ़ लिए। देखो, सलाहकारी, इसका मतलब ये है, ये प्रावधान जो है आर्टिकल 143 का है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो देश के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति द्वारा किसी विषय, और संभवतः विषय कौन सा होगा, विधिक होगा या कोई भी है, किसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का प्रावधान, सलाह लेने का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट से जो है राष्ट्रपति आर्टिकल 143 कहता है कि सलाह ले सकते हैं। ठीक है, अभी ये जो सलाह है, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई सलाह,
दी गई सलाह बाध्यकारी नहीं होगी। मतलब जो सलाह दी गई है राष्ट्रपति को, वो सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होगी कि राष्ट्रपति उसे माने। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्यकारी नहीं है। इसको भी समझो, सुप्रीम कोर्ट जो है सलाह देने के लिए बाध्यकारी नहीं होंगे, ये इसमें याद रखना। एक बात और इसमें याद रखना, लेकिन अगर कोई ऐसा विषय है जो 1947 से 1950 के बीच का कोई प्रतिज्ञा पत्र या कोई संधि किसके बीच हुई होगी, भारत और ब्रिटेन के बीच, तो उससे संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्यकारी होंगे। बाध्यकारी होंगे। तो इसमें जो है इतना ही पढ़ना है। 143 आर्टिकल 143 को रिपीट करता हूं, इसमें जो है राष्ट्रपति किसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होगी, पहला फैक्ट। और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्यकारी नहीं है, दूसरा फैक्ट। तीसरा फैक्ट ये है, यदि कोई संधि या कोई ऐसा प्रतिज्ञा पत्र जो 1947 से 1950 के बीच भारत सरकार और ब्रिटेन के बीच हुआ है, तो उसके संबंध में अगर राष्ट्रपति सलाह मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट बाध्यकारी है सलाह देने के लिए। बात को याद रखना। फैक्ट तीसरा या चौथा हो गया होगा। एक बात इसमें और बढ़ा के पढ़ लेते हैं। क्या बात? कि ज्यादातर जो है कार्यपालिका, अगर किसी मामले पे विवाद आ गया है, उस विवाद को जानने के लिए कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में कोई विवाद है किसी विषय को लेके, तो कार्यपालिका न्यायपालिका की मंशा जानने के लिए आर्टिकल 143 का प्रयोग करती है और जानती है कि न्यायपालिका की मंशा क्या है इस विषय पर। तो आर्टिकल 143 का प्रयोग ऐसे भी होता है। इस बात को फिर से समझो कि आर्टिकल 143 का जो प्रयोग है वो कार्यपालिका द्वारा जो है न्यायपालिका की क्या मंशा है किसी विवादित मामले पर, उसे जानने के लिए भी होता है। राष्ट्रपति को सामने खड़ा कर देते हैं, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, उनसे बात करते हैं कि आर्टिकल 143 के द्वारा जो है मुझे फलाने विषय पे सलाह दीजिए। कोई ऐसा विषय जिस पे कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है वो विवादास्पद स्थिति है, तो न्यायपालिका की क्या मंशा है इस विषय को लेके, तो ये जो है आर्टिकल 143 के द्वारा जानने की कोशिश करती है कार्यपालिका। ठीक है। इसमें एक छोटा सा मुझे बात याद आ गई ऐसे ही चलते चलते। वो बात कहाँ से याद आई? वो बात मुझे जो है, जो अपीलीय न्यायालय है, अपीलीय न्यायालय का जो हमने चौथा प्रकार पढ़ा, क्या पढ़ा? कोई नहीं बताएगा? क्या पढ़ा? विशेष अनुमति। विशेष अनुमति से जो अपील है, इसमें मैंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय भारत के किसी भी न्यायालय में चल रहे मामले की सुनवाई के लिए स्वयं अपील कर सकता है। आर्टिकल 136 अनुच्छेद 136 ये कहता है कि भारत के किसी भी न्यायालय में चल रही सुनवाई या मामले की स्वयं अपील के लिए अनुमति दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इसका अपवाद जो है सैनिक कोर्ट है, इसका अपवाद है। सुप्रीम कोर्ट जो है सैनिक कोर्ट में जो चल रहा विवाद है उसकी सुनवाई की अपील नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये तो मुझे ये याद आया, और मुझे इसमें जो है लगे हाथ एक बात और याद आ गई, और क्लास फिर ख़त्म करते हैं। देखो जो बेंच है,
यानी कोर्ट की जो बेंच पढ़ते हैं हम, उसको और देख लेते हैं एक बार। जो पीठ है, आपने सुना होगा एकल पीठ, सिंगल बेंच। ये सिंगल बेंच किसको कहते हैं? सिंगल बेंच कहते हैं जब किसी मामले की सुनवाई एक जज कर रहा हो। एक होती है खंडपीठ, इसको डिवीजन बेंच कहते हैं जब किसी मामले की सुनवाई एक से अधिक जज कर रहे हों। एक होती है संविधान पीठ, संविधान से संबंधित, संविधान की व्याख्या से संबंधित मामला, तो इसमें कम से कम 5 जज इसमें शामिल होंगे। एक होती है पूर्ण पीठ, फुल बेंच, जब सभी जज किसी मामले की सुनवाई कर रहे हो। तो हमारा जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में अगर पीठ का या बेंच का जो है विभाजन करें हम, तो उसमें जो है एक एकल पीठ होती है जिसे सिंगल बेंच कहा जाता है, जब किसी मामले की सुनवाई एक जज के द्वारा की जाती है। उसके बाद जो है खंडपीठ, जिसे डिवीजन बेंच कहा जाता है, किसी मामले की सुनवाई में जब एक या एक से अधिक जज के द्वारा की जाती है, खंडपीठ में। तीसरा है संविधान पीठ, संविधान की व्याख्या से संबंधित मामला, इसकी सुनवाई के लिए कम से कम 5 जज अनिवार्य हैं, इसको संविधान पीठ कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाता है। उसके बाद जो है एक फुल बेंच या पूर्ण पीठ, जिस मामले की सुनवाई में पूरे जज शामिल होते हों, फुल पीठ कहलाता है, फुल बेंच कहलाता है। इसमें एक बात और जो है बता देता हूं, ये जो पीठ है, इन पीठ को तय करता है सीजीआई। ये जो कौन सी पीठ किस विवाद को देखेगी, इसको तय करता है सीजीआई। ठीक है, बेंच का निर्धारण सीजीआई के द्वारा किया जाता है, और इनको जो है मास्टर ऑफ रोस्टर भी कहा जाता है। सीजीआई को मामले की सुनवाई के लिए जो पीठ है या बेंच है, बेंच का निर्धारण जो है सीजीआई के द्वारा किया जाता है, और इसीलिए जो है मास्टर ऑफ रोस्टर के नाम से भी सीजीआई या मुख्य न्यायाधीश को जाना जाता है। मास्टर और रोस्टर की विशेषताएं तो बहुत सारी हैं, कभी फिर बात करेंगे। अभी इस क्लास को जो है ख़त्म करते हैं। हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित मैक्सिमम प्रावधान हमने पढ़ लिया, इसको आप पढ़ो। ठीक है, नमस्कार।